हेलो एंड वेलकम टू रफ्तार। इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक। हम सुन रहे हैं कि ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो इस हमले में मारी गई है। बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंसदान जो हैं वो इस हमले में मारे गए हैं और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी अटैक किया गया है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि शायद ये हमला होगा, तो हमले का होना इतना गैर मुतवक्का नहीं था, लेकिन जब हमले की डिटेल्स आई तो इट्स एस्टोनिशिंग। जिस किस्म का हमला किया गया है इस पे तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ईरानियन रिजीम। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपको आगे जाके बताएंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं इस हमले की। मेरे साथ इस पूरे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथी इब्राहिम भी मौजूद है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। मैं कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आगे ये किस तरीके से हमले एग्जीक्यूट हुए। जो अभी तक इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से जो बयान आ रहा है उसके मुताबिक 200 इसराइली प्लेन्स जो थे वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। कोई 330 के करीब पेलोड्स गिराए गए और 100 टारगेट्स जो हैं, हो सकता है कि 10 शहर हों, 10 जगहें हों, लेकिन जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वो 100 से ज़्यादा टारगेट्स हैं। और इसमें बड़े बड़े जो नाम हैं उनको अटैक किया गया। सबसे बड़ा नाम जो मेरी राय में है वो खामेनाई, जो मुर्शिद आला हैं ईरान के, और खुमैनी के ज़ाहिर है कि वो उसी तसलसल से, उन्हीं की लाइन से हैं। उनके जो एडवाइज़र हैं अली शेम खानी, उनको अटैक किया गया है। और बहुत अजीब सी बात यह है कि हमारे सामने जो तस्वीर आ रही हैं और जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें अली शेम खानी हो या उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, उनको जो अटैक किया गया है वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो वो इतनी सिक्योर जगह पे रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं कि उनके नेबर्स को भी नहीं पता होता कि वो वहाँ पे, उनकी रिहाइश वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ उनकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इनके मोहम्मद मेहदी। वो तहरान में जिस अपार्टमेंट में रहते थे तो आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जिस प्रिसाइज तरीके से अटैक किया गया है कि वो 6th फ्लोर पे रहते हैं, तो 5th फ्लोर को नुकसान नहीं हुआ, 7th फ्लोर को नुकसान नहीं हुआ, उनके कमरे को, उनके घर को जाके अटैक किया गया है। अच्छा, इसराइल ये कह रहा है कि तकरीबन 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनको मारा गया है। 6 का फिगर्स भी आ रहा है, 10 का भी आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास फिगर्स हैं उसमें जो ऑल मिलिट्री लीडरशिप है इनकी, बाकरी साहब थे, पाकिस्तान भी कई दफ़ा आ चुके हैं, उनको मारा है। जो IRCJ, जो हरसत थौरी है इनका, जी बिल्कुल, उनके सलामी साहब होते थे। और बेसिकली सलामी इस वक्त वो बंदे हैं, वो जनरल है जिसने कासिम सुलेमानी की जगह को फिल किया। जी, और वो उनकी IRGC का एक तरीके से चीफ कमांडर है। बिल्कुल। और उनकी IRGC जिस तरीके से हमारी एक डीप स्टेट है, उसी तरीके से ईरान की जो डीप स्टेट कंसिडर की जाती है वो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी पासदारान इनकलाब या IRGC के नाम से हम उससे वाकिफ़ हैं। मज़े की बात यह कि एक तो IRGC के कमांडर भी इसमें मारे गए हैं स्ट्राइक्स में, और दूसरा ये कि आर्म्ड फोर्सेस के जो जनरल स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बागेरी साहब जिनका आपने जिक्र किया, इसको हमें ज़रा इसके मैग्नीट्यूड को समझने की ज़रूरत है कि ही इज़ जस्ट लाइक कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से आर्मी चीफ होता है। तो आप ज़रा इसको तसव्वुर करें कि इस तरीके से कोई एक सॉवरेन स्टेट को वायलेट किया जाता है, उसकी टेरिटरी को, और इस तरीके से उसकी जो टॉप ब्रास है डीप स्टेट की, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और जिस किस्म का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसकी हमने कुछ मालूमात निकाली थी, वो शेयर कीजिएगा ज़रा। कि एक बात से तो हम वाकिफ़ हैं, जो लोग मीडिया पे नज़र रखे हुए थे, ट्विटर पे नज़र रखे हुए थे, ये बात चल रही थी, डिस्कोर्स का हिस्सा थी कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इसराइल ने या अमेरिका ने या सिर्फ इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करनी है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। काफ़ी हफ्तों से इस पर बात। जिन लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ईरान इस वक्त विंक विंक एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन चुका है। इसराइल, हमें विंक विंक पता है, एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ये चीज़ नहीं चाहते कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद परसू करता जाए और इन फ्यूचर वो कोई इस किस्म का मिसएडवेंचर करें। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक इंपीरियलिस्टिक नोशन है कि अगर असलहा हो सबसे टॉप तो वो भी सिर्फ हमें रखने की इजाज़त है। हम खुदा के कोई हम कोई नेचर के बहुत कोई ऐसी फोर्स हैं जिनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया है। हम सिर्फ अलमबरदार हैं अमन व अमान के, और अगर कोई न्यूक्लियर बम्स रख सकता है तो वो भी हम रख सकते हैं, और किसी को रखेगा तो हम उनको स्ट्राइक करेंगे। उनको इजाज़त नहीं है अपनी सॉवरेनिटी के लिए वेपन्स डेवलपमेंट की। थर्सडे के दिन जैसे मैंने कहा कि बातचीत चल रही थी कि ये अटैक स्ट्राइक्स होने वाली हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। थर्सडे को ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया था कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ईरान पे एयर स्ट्राइक होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ईरानियन ऑफिशियल को कोट किया और उन्होंने वहाँ पे कहा कि वी आर एंटिसिपेटिंग अ स्ट्राइक। हमें उम्मीद, हम जानते हैं कि इसराइल की तरफ से कोई जारियत की जाएगी और हम उस जारियत का भरपूर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ हमें थोड़ा सा मिलिट्री पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है कि ईरान के पास, ईरान जो अमूमन रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो अगर एयर वॉरफेयर की आप बात करें तो दे आर लैकिंग
और ज्योग्राफिकल भी बहुत दूर दूर है ना, डेकेड्स बिहाइंड इन एयर वॉरफेयर, उनके पास वो रेलेवेंट कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। ईरान बॉलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकता था, और और यही दुनिया ने इसको एंटिसिपेट किया कि अगर ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन किया जाएगा तो वो बॉलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ फायर करेंगे। अब ईरान भी ये बात एंटिसिपेट कर रहा था, अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की हिंट्स देती थी। अब मसला ये कि आज सुबह में, आज तकरीबन पाकिस्तानी फजर के टाइम पे ये एयर स्ट्राइक्स होती हैं, और जैसे कि हमने देखा कि पूरी टॉप ब्रास को, न्यूक्लियर साइंसदानों को इनकैपेसिटेट कर दिया जाता है। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते थे कि इस किस्म की इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स होंगी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने उन अपने कमांडर्स के लिए या अपनी टॉप लीडरशिप को सिक्योर नहीं किया, सिक्योर लोकेशन तक नहीं पहुंचाया? इट्स मोर लाइकली कि ईरान ऐसा लग रहा है कि उसको तवक्का ही नहीं कर रहा था, या शायद उनको अमेरिका ने डिसीव कर दिया था कि हमारे क्योंकि न्यूक्लियर निगोशिएशंस चल रहे हैं तो इस दौरान शायद कोई हमला नहीं होगा। लेकिन स्टिल पिछले कुछ सालों, क्या पिछले कुछ महीनों में जो हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की इसराइली जारहियत हो रही है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उसके बावजूद जो उनकी दीगर हिजबुल्लाह वगैरह के लीडर्स के साथ हुआ, उसके बावजूद ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो अपने घर में सो रहे थे भाई, और उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो भी एक साथ बैठी हुई थी, एक ही जगह पे मौजूद थे, एक ही जगह पे उनको आके अटैक कर दिया। कुछ चीज़ें तो आगे जाके तफसील से आएंगी, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी है कि उनका कोई मीटिंग चल रही थी। जी, सारे एक साथ जगह, सारे एक ही जगह पे, जो कि सिक्योरिटी ब्रीच है। मतलब ये तो एक हॉट टारगेट बना दिया। हाँ, ये तो एक बेसिक चीज़ है ना। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि आर्मी चीफ और उसके जो साथी होते हैं एक साथ ट्रैवल नहीं करते, पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल है। तो जो एक मुल्क जो पहले से उसको ख़तरा था कि उसके ऊपर हमला किया जाएगा, उसमें अपने टॉप लीडर्स को, अपने अहम टारगेट्स को सिक्योर ना करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके अलावा जो उसके अलावा मैं आपकी बात काटूं, उसके अलावा जो असल इंटेलिजेंस फेलियर है ना सर जी, ये एक हमारे व्यूअर्स के लिए भी वो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसा मुमकिन किस तरीके से है। लेकिन पेनिट्रेशन इस हद तक है कि ईरान के अंदर एक उनकी मोसाद की एक बेस मौजूद थी। ईरान के अंदर जी। उन्होंने वहाँ से जब उन्होंने एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे कंडक्ट की हैं, तो वहीं से ड्रोन जुड़े हैं उस बेस से, ईरान के अंदर से। माइंडेड, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। और उन ड्रोन्स ने जो बॉलिस्टिक मिसाइल्स थे, यानी जिन बॉलिस्टिक मिसाइल से अपेरेंटली जिनके ऊपर ईरान का इन्हिसार था कि उसको इस्तेमाल करके इसराइल को जवाब देंगे, उन्होंने ईरान के अंदर से ही उन्हीं अहम बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर दिया और निशाना बनाया, तबाह कर दिया। अब उसामा भाई देखें, ये ना एक तसलसल हमें यहाँ पे दिखता है ईरान के इंटेलिजेंस फेलियर्स का। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 साल भी इस बात को नहीं गुजरा होगा, इस्माइल हानिया एक ऑफिशियल विजिट पे ईरान आए हुए थे। वो वहाँ पे ठहरे हुए थे, और वो ऐसी किसी अहमी जगह पे नहीं, एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ठहरे हुए थे। अपेरेंटली इट वॉज अ मिलिट्री रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे एक प्रिसिजन स्ट्राइक के जरिए उनको और उनके गार्ड को अपेरेंटली, या उनके साथ जो भी शख्स मौजूद था, उसको शहीद कर दिया जाता है तेहरान के अंदर। अब यहाँ पे कई सवाल उठते हैं, कई लोग कहते हैं कि कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि इसराइल की इस हद तक पेनिट्रेशन है कि एक ऐसे बंदे को जो उनका एलाई है, जो इस वक्त दुनिया का हॉटेस्ट टारगेट है एक तरीके से, उसको कोई आता है, इजरायली ड्रोन आता है, वो उनको स्ट्राइक में मार के चला जाता है। और ये सिर्फ एक इस्माइल हानिया की बात नहीं है। आपको याद होगा कि ईरान के जो एक तरीके से आप कहें कि जिस तरीके से अफ़गान मुजाहिदीन पाकिस्तान की किसी ज़माने में होते थे किसी ज़माने में, उसी तरीके से हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट करता है। पेजर अटैक आपको याद होगा जो हिजबुल्लाह के सामने के खिलाफ हुआ, वो पूरा एक पेजर्स के ज़रिए उनको कर पूरी लीडरशिप के सर जी, पूरी जितनी भी हिजबुल्लाह की लीडरशिप है उसको उन्होंने इनकैपेसिटेट कर दिया। हसन नसरुल्लाह से लेके उनके जितने भी टॉप कमांडर्स थे, जो मिलिट्री हैंडल करते थे, जो पॉलिटिकल विंग हैंडल करते थे, उन्होंने फ्लैटन कर दिया उनकी बेसिस को, उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया उन्होंने उसको। तो ये तो हो गया, लेकिन उसामा भाई हम यहाँ पे अब हमें ना थोड़ी सी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। 7 अक्टूबर इंसानियत की तारीख में मेरे ख्याल में वैसे भी एक लेकिन 7 अक्टूबर से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि आपने इतने सारे फेलियर्स गिनाए कि इस्माइल हनिया तहरान के अंदर मौजूद थे, उनको वहीं पर अटैक करके मारा गया। हिजबुल्लाह, अब हिजबुल्लाह का नाम हम यहाँ पे आसानी से ले लेते हैं। हिजबुल्लाह लबनान के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत थी कि जिसके बगैर लबनान में पत्ता नहीं हिलता था। कोई गवर्नमेंट उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बनती थी, कोई गवर्नमेंट उनकी मर्ज़ी के बगैर चल नहीं सकती थी। तो इस किस्म का जिन ईरान ने क्रिएट किया हुआ था पूरे रीजन के अंदर, ये बड़े बड़े पावर्स थे जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनके सरबराह को आज मारा गया है। सीरिया के अंदर, लबनान के अंदर, पूरे ख़ित्ते के अंदर इन्होंने जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं, इनको ख़ित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता था।
तो ये जो एक पहाड़ था, एक जिन था ईरान का, वो अचानक, सबसे हैरानकुन बात यही है कि वो इसराइली हमलों के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। जैसे ही इसराइल ने फैसला किया कि इनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो उनको कई दिन, कई माह नहीं लगे। और इसमें कंपैरिजन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसराइल गज़ा पे अटैक्स कर रहा है, 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ था, आज कोई 2-2.5-1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले। लेकिन यहया सिनवार जो एक छोटी सी तंजीम के, हमास का कोई मुकाबला नहीं है ईरान के सामने, ईरान की इंटेलिजेंस, ईरान के बड़े बड़े ताकत, ईरान की फैसिलिटीज़, उसका कोई मुकाबला नहीं है हमास के साथ, जो कि एक ऐसी जगह पे ऑपरेट करते हैं जो कि चारों तरफ से जिसको जो हिसार में है, और उनके कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बावजूद इसराइल को कई माह लगे और कई मासूमीन को कत्ल करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने यहया सिनवार को अटैक किया। और यहया सिनवार को ऐसा नहीं था कि वो बहुत सिक्योर जगह पे हों, वो क्योंकि मैदानी जंग में लड़ रहे थे इसलिए उनको अटैक किया गया। इसके मुकाबले में ईरान के जो बड़े बड़े लीडरशिप थी, ईरान के आर्मी चीफ हैं, ईरान के दूसरे लोग हैं, उनको अटैक करने में महीने नहीं लगे, 1 दिन लगा। और ये मतलब इसीलिए हमने जो शुरू में बात की ना कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी रिजीम के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने बात की ना हमास की, जो एक रेजिस्टेंस तंजीम है, वो उसको कोई स्टेट बैकिंग नहीं है, कोई करोड़ों की आवाम, करोड़ों की फाइनेंसेस, रशिया, चाइना, इस किस्म की सुपर पावर्स उनको बैक नहीं करती हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ईरान और इसके जो टेरेन है उसके अंदर भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। गज़ा चटियल मैदान है, इट्स देयर आर नो माउंटेन्स टू हाइड, देयर इज़ नो टेरेन जिसके पीछे आप छुप सकते हो, पहाड़ों में अटैक करो, गुरिल्ला वॉरफेयर करो, भाग जाओ पहाड़ों में, इस किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। सर जी, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हॉस्टेजेस को लिए हुए अपने कब्जे में। इट्स फ्लैट लैंड, लेकिन वो आज तक यही फिगर आउट नहीं कर पाए, कोई पहाड़ नहीं है जिधर हॉस्टेजेस को छिपाया, कोई गार नहीं है ऐसे खुफिया जिधर हॉस्टेजेस को ले जाया गया हो, लेकिन उस फ्लैट लैंड पे भी वो आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि उन हॉस्टेजेस को रखा किधर गया है। अक्सर इत्तेफाक से उनको पता नहीं चलता, कोई एयर स्ट्राइक होती है, उसमें कोई एक ना एक हॉस्टेजेस को मार देते हैं, वो चला जाता है। तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि एक ऐसी तंजीम, एक जिसकी कोई ऐसी एक छोटा सा ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस फाइटर तंजीम है, उसने एक ऐसी टेरेन के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ उसने अपने हॉस्टेजेस को, अपने टारगेट्स को महफूज रखा हुआ है, लेकिन ईरान जो है असल में गज़ा के अंदर, गज़ा के टेरेन की आपने बात की, गज़ा में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमास को, उन्होंने ज़ेरे ज़मीन अपने टनल्स बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर उन्होंने अपने जो जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया है वो भी वहीं पे मौजूद है। ईरान दूसरी तरफ, उसके पास जैसा हमने जिक्र किया सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें, उसके बावजूद अपनी टॉप लीडरशिप को भी वो महफूज नहीं कर सकी। अच्छा, इधर एक और बहुत ही अहम नुक्ता जो हमारे मुल्क में अक्सर डिस्कस किया जाता है, वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। आज सुबह हमने क्या देखा कि ईरान और ईरानी लीडरशिप, उसको बाकायदा अटैक किया गया। अब इसके जो हम सारे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे एक तरफ, उनकी अहमियत एक तरफ। पाकिस्तान में अलग एक डिस्कशन काफ़ी अरसे से चलती थी कि भाई ईरान और इसराइल की जो जंग है और जो एक दूसरे पे बयानात देते हैं, ये तो मजाक है भाई, ये को आपस में अंदर से मिले हुए हैं। और जब भी ये बात होती थी, आप किसी को समझाने की कोशिश करें कि इतना सादा नहीं है मामला, वो पहली बात ये करता था कि अगर वाकई ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ है तो ये एक दूसरे पे हमला क्यों नहीं कर देते। आज 12 जून वो दिन है कि इसराइल ने बाकायदा ईरान की टॉप लीडरशिप पे हमला कर दिया, जिससे क्या साबित होता है। अब ऐसे बहुत सारे शवाहिद हैं जिन्हें हमें पता चलता है कि अमेरिका और इसराइल ने रीजन में ईरान को स्पेस दी, और इसी की बुनियाद पे बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये लोग अंदर से मिले हुए थे। अब ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप समझ लें तो आपको ये सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट बनाना और उसका आपके लिए सारी चीज़ें मेक सेंस करेंगी। बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में एक इसराइली प्रोजेक्ट है, उसको अमेरिकन बैकिंग है, उनके पास असलहा है, उसको टेक्नोलॉजी मिलती है, और उनका एक विजन है पूरे खत्ते के साथ। थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप कंटिन्यू करिएगा। बेसिकली अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है इसराइल। हाँ। और इसराइल जो है वो अमेरिका का बच्चा है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मिडिल ईस्ट को अगर काबू करना है तो किसके ज़रिए करना है? इसराइल के ज़रिए करना है। इसीलिए उसको अंधी एड दी जाती है, पूछा नहीं जाता कहाँ गए डॉलर, क्या हुआ, क्यों खून रेजी मचाई हुई है, क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट को उसके ज़रिए कंट्रोल करना है। हम ये कह लेते हैं एक अमेरिकन इसराइल प्रोजेक्ट है।
ये एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। इसके मुकाबले में हालिया दौर में जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो ईरानी प्रोजेक्ट था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। जी बिल्कुल, जिसके अंदर शाम के बशार अल असद भी शामिल थे, हिजबुल्ला भी शामिल थे, सब शामिल थे। अब ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे, नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये लोग आपस में लड़ ही रहे हैं, बाज़ औक़ात इनके मफादात अलाइन करते थे, ये दोनों मिलके एक्टिविटीज़ करते थे, बाज़ औक़ात इनका कॉमन एनिमी होता था, जैसे दाइश था, तो दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते थे। इस तरह की कई चीज़ें होती थी जिसमें ये लोग कॉपरेशन करते थे, बिल्कुल, जिसकी वजह से लोगों को कॉपरेशन करते थे, जिसकी वजह से लोगों को ये तासुर मिलता था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि हामी हैं। असल बात ये नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के हामी थे, ये दो प्रोजेक्ट्स थे और इन दोनों के अलावा अरब दुनिया में कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था या मौजूद नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोजेक्ट्स काम करते थे, आपस में अलाइन भी करते थे, लेकिन बहरहाल इन दोनों में कई चीज़ों पे इख्तिलाफ़ात भी थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी थे, और अब वो इख्तिलाफ़ात खुल के सामने आ गए हैं। आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई इसराइल और ईरान की जंग जो है वो सिर्फ लफ्ज़ी जंग है और इनका असल में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे की प्रॉक्सीज़ हैं। नहीं भाई, इसराइल और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और अभी भी ख़िलाफ़ हैं, और उसका हमने आज साबित हो गया कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। एक अलर्ट आई है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ईरान के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है उनका, तब्रेज़ का इलाका जो है, वहाँ इंटेंस इसराइली स्ट्राइक्स दोबारा शुरू हो गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है। देखते हैं हाउ डज इट कैपिटलाइज। नेतन्याहू ने तो कह दिया है, जो उनके इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो कह दिया है कि ये 2 हफ्ते तक स्ट्राइक्स चलती रहेंगी, स्ट्राइक्स हमारी चलती रहेंगी। और दूसरा ये कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन दैट वी आर इन, यानी इस बार वी हैव टू डील विद दिस मेनिस कम्प्लीटली। सर मुझे एक बात बताएं, ये सारी आपने बात की, ये इसराइल ने तो अपनी चौथा राउंड का आगाज़ कर दिया ना स्ट्राइक्स का। ये जो ड्रोन्स उड़े थे ये शाम तक पहुंच जाएंगे इसराइल? ये शाम तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसराइल तो ऑलरेडी ये क्लेम कर रहा है कि हमने सारे जो ड्रोन्स ईरान की तरफ से भेजे गए थे उन सबको गिरा दिया है। ज़ाहिर है ईरान आगे जाके बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मोस्ट प्रॉबली यूज़ करेगा, लेकिन बात वही है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कोई 1500 किलोमीटर का फासला है। तो जो ड्रोन्स आते हैं, जो मिसाइल्स आते हैं, वो माशाल्लाह से जिन ममालिक के ऊपर से जाते हैं, वो ममालिक मुसलमान ममालिक होने के बावजूद इसराइल का साथ देते हैं, बाज़ औक़ात वो खुद ही गिरा देते हैं। जैसे जॉर्डन का बयान भी आज हम देख रहे थे, उन्होंने कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स गिरा दिए हैं, और फिर उसके बाद इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके कई लेयर्स हैं, उनके पास आयरन डोम है, उनके पास अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है। तो वो शाम तक पहुंच भी जाएं तो अपने टारगेट्स को उनका अटैक करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। 7 अक्टूबर जो है वो खित्ते का एक तरह से, हर लिहाज से नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से 9/11 साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह 9/11 के बाद हमने देखा कि एक बिल्कुल ही मुकम्मल अलग मुख्तलिफ दुनिया हमने देखी, 7 अक्टूबर के बाद मशरिक़ वुस्ता 7 अक्टूबर के पहले जो था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक मुकम्मल तब्दील सूरत हाल है। लबनान में ईरानी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है, सीरिया में बशार अल असद की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, और अब ईरान को ख़ुद को अटैक किया जा रहा है। जिस किस्म का अटैक हुआ है ये शायद अभी हम बहुत पहले बात कर रहे हो या बहुत बड़ी बात हो, लेकिन जिस किस्म की पेनिट्रेशन है, जो आप बता रहे थे कि ईरान के अंदर से ड्रोन चलें, और जिस तरीके से लीडरशिप को अटैक किया गया है, क्या ये कहना मुनासिब होगा कि इट्स दी बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर ईरानियन रिजीम? बिल्कुल, इसमें रिजीम चेंज के आसार मौजूद हैं और हम इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक और पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि अमेरिका का एक बच्चा है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसराइल, अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा जो बदमाशी करता फिरता है पूरे रीजन के अंदर। अब इसी तरीके से जब भी कुछ आज का जो एक रेजिस्टेंस थी उसको 7 अक्टूबर के बाद भी, 7 अक्टूबर से पहले भी, जैसे आपने जिक्र किया, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरिया था, ईरान था, यमन के हौसी थे, और लेबनान था जी, इनसे एक एक करके इसराइल ने डील करना शुरू कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था तकरीबन 20 साल पहले। अच्छा, 2002 या 2003 के अंदर नेतन्याहू कांग्रेस में जाते हैं और वो वहाँ पे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को और अमरीकी सियासतदानों को ये बात बावर कराते हैं कि जो सद्दाम हुसैन है और सद्दाम की जो रिजीम है इराक़ के अंदर, वो तो इंटरनेशनल पीस, रीजनल पीस के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और वो जब तक इस शर से इस रीजन को पाक नहीं किया जाएगा, जब तक तो तरक्की की ही नहीं जा सकती, अमन व अमान की बात की ही नहीं जा सकती। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. और जो एक रेटरिक है उनकी, वो ये इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि तकरीबन 1 साल बाद
इराक़ के अंदर ऑपरेशन शुरू होता है, सद्दाम को गवर्नमेंट टॉपल की जाती है, तख्ता पलटा जाता है, तख्त से तख्ते तक सद्दाम पहुंचते हैं, उनको लटका दिया जाता है और एक जो लॉलेसनेस की सिचुएशन उसके बाद पूरे रीजन के अंदर क्रिएट होती है। तो आर यू सेइंग कि वो चीज़ वापस हो रही है और इस दफ़ा सद्दाम के बजाय ईरानियन लीडरशिप है? बेसिकली सद्दाम वाज वन ऑफ द थ्रेट टू इसराइल। आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा कि एक मरतबा उन्होंने मिसाइल्स चला दिए थे इसराइल के ऊपर, सिर्फ एक फ़लस्तीनी ख़ातून थी जिन्होंने उनसे शिकायत की थी उसके ऊपर। ओवरऑल वो हमास को 2000 से सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उनको एड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द पैलेस्टीनियन कॉज। तो इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए इनको, इनका किस्सा, इनका तख्ता पलटा, रास्ते से हटा दिया। जी, इनको रास्ते से हटाया। उसी साल की बात है कि OIC की कॉन्फ्रेंस थी, किसी और चीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जितने भी अपेरेंटली इस्लामिक अपने आप को जितने भी ममालिक कहते हैं वो सारे इकट्ठे हुए हुए थे और वहाँ पे क़ज़ाफ़ी मौजूद थे और उन्होंने एक प्रिडिक्शन कहें उसको, या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको सबने बड़े मजाक में लिया, हंस रहे, कह लगा रहे उनकी इस बात पे। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका ने सद्दाम को लटकाया है, तुम में से एक एक को इसी तरीके से अमेरिका लटकाएगा। بيد عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आपको पता है सबसे ज़ोर ज़ोर से कौन हंस रहा था, कौन मुस्कुरा रहा था? जी हाँ, अपने बशार अल-असद साहब, जो जिनके कारमा होते हुए हमने देखा क़ज़ाफ़ी की प्रेडिक्शन, क़ज़ाफ़ी को ख़ुद 2011 में क़ज़ाफ़ी के साथ जो हुआ, फिर अभी हमने देखा सबसे रिसेंट बशार को टॉपल करके रशिया रवाना कर दिया गया, तो रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल। तो ये एक तरीक़े से इस चीज़ का भी रिफ्लेक्शन है कि किस हद तक इन्फ्लुएंस रखती है इसराइल अमरीकी सियासत के ऊपर, अमरीकी फ़ैसलों के ऊपर, और जो बदमाशी वो करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि रीजन को कंट्रोल किया जाए, रीजन में अमन इस्टेब्लिश किया जाए, तो उस तरीके से ये अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये इसमें मैं चाहूँगा हम ज़रा मुसलमान जो लीडर्स हैं ना, उनके भी किरदार पे, ये मुसलमान लीडर्स जो हैं जो अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कराते हैं, उनके किरदार पे भी थोड़ी सी बात करें। अभी ये जो सारा मामला हुआ, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो वाहिद फोर्स थी जो नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल के खिलाफ फिर भी बात करती थी। जो भी मफाद थे हम उसको 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। हम देखते हैं कि बहरीन नॉर्मलाइजेशन अब्राहमिक अकॉर्ड्स के जरिए करता है, दुबई नॉर्मलाइजेशन करता है, और हम देख रहे थे कि जितनी अरब रियासतें वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की तरफ आ रही थी। वो तो 7 अक्टूबर हुआ और इस चीज़ से, इस सानहे से ब्रेक लग गई इस मामले को। लेकिन अभी भी अगर अपेरेंटली तो यही कहा जाता है अरब रिजीम से कि जी नहीं, इसराइल गलत कर रहा है और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लेकिन पीछे से जो बैक चैनल और उनकी जो तासुरात हैं, जिस तरीके से अभी अमेरिका ट्रंप आए, उनका पूरा विजिट हुआ, जिस तरीके से बौछाड़ मारी गई उन पे, डॉलर इन्वेस्टमेंट की और जहाज़ तोहफे में उनको दिए गए, तो इससे एक चीज़, और इसके अलावा भी कई चीज़ों से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ये लोग यही चाहते हैं कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और हमास की लीडरशिप, इनको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट किया जाए। इस वक्त जो वाहिद उनके लिए प्रॉब्लम है ना नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल, जो एक दीवार उनके सामने खड़ी हुई है, ये अरब रिजीम्स और ये इसराइल है, जो एक दीवार है ना, वो हमास है। और वो कहते हैं कि गज़ा को जब तक खाली नहीं करना है आपने, जब तक आप इस हमास का किस्सा ख़त्म कर दो, इसका किला तमाम कर दो, जितने मारने जो करना है करो, लेकिन हमास यहाँ नहीं रहनी चाहिए ताकि हम नॉर्मलाइजेशन कर सकें। अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को तो तोड़ दिया गया। अब वाहिद क़ुव्वत जो एक तरीके से मौजूद है वो इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ और अरब गद्दारों के ख़िलाफ़ वो हमास ही मौजूद है। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में ये बात वाज़े करना बहुत अहम है कि जब हम इन तमाम ताकतों का जिक्र करते हैं, चाहे हम ईरान का जिक्र करें, चाहे हम हिज़्बुल्लाह का जिक्र करें, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जिक्र करें, जब हम इनकी इसराइल मुखालिफत पे बात करते हैं, इट डजंट मीन कि हम उनके हर एक्ट को जस्टिफाई करते हैं। जाहिर है कि उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स जो सीरिया में हुआ, जो हमने देखा बशार अल असद को। अगर आज हम ये, आपने इस तरफ इशारा किया कि शायद एक अमेरिकन पूरा प्रोजेक्ट है, इसराइली प्रोजेक्ट है पूरे खत्ते के लिए, जिसके तहत बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, इट डजंट मीन कि बशार अल असद कोई अच्छा आदमी था। इट डजंट मीन कि बशार अल असद अपनी आवाम के लिए अच्छा था। उसने अपनी आवाम के ख़िलाफ़ जो जराइम किए, वो मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए, कई लाख ऐसे हैं जिनको कत्ल किया गया, लाखों को शहीद किया गया। बिल्कुल। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद थोड़ा लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि हिज़्बुल्लाह एक्टिव क्रिमिनल पार्टनर थी इस पूरे मामले के अंदर। ये जितनी भी इनकी मिलिट्री प्रॉक्सीज़ हैं, वो ज़ैनब यून हो, वो फातिमी यून हो, वो हिज़्बुल्लाह हो, वो एक्टिवली वहाँ पे मसैकर लोगों का किया करते थे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी कुछ सीरियन से बात हुई है तो सीरियंस हिज़्बुल्लाह के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हिज़्बुश शैतान।
हाँ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि ये आते थे और बस्तियों की, अगर आइसिस जिस लेवल का लोगों को कत्लेआम जो लोगों का करती थी, तो हजबुल्ला भी उस मामले में कुछ कम नहीं थी। जिस तरीके से वहाँ के कैंप्स को उजाड़ के रख देते थे, लोगों को मैसेकर करते थे। बात ये कि इट्स नॉट वाइट एंड ब्लैक, Yes, मतलब it's एक not. किसी एक चीज़ में हम अगर किसी की तारीफ करते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो आदमी अच्छा हो गया, और किसी चीज़ में बुराई करते हैं इसका मतलब नहीं है कि उसकी सारी चीज़ें बुरी ही हैं। अभी सूरत हाल जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो इसराइल की खत्ते में जो एक तरीके से वो रीजनल जो सुपर पावर बना हुआ है ना, रीजनल सुपर पावर बना हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। कि पहले सद्दाम हुसैन जैसे फिगर्स थे, दीगर अरब बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको रास्ते से हटाया गया। उसके बाद जो ईरान की प्रॉक्सीज थी उनसे एक एक करके निपटा गया। और अब जिस किस्म की पेनिट्रेशन, जिस किस्म का अटैक है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, उससे ऐसा लगता है कि ये फैसला ले लिया गया है कि ईरानी रिजीम जो है वो अब इस सूरत हाल में नहीं चलेगी। हमने देखा नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में इस किस्म की बातें की जैसे वो ईरानी अवाम को जो है मुश्तइल कर रहे हो वहाँ के अपने रिजीम के ख़िलाफ़ उठाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अब वर्ल्ड पावर्स की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ईरान की मौजूदा रिजीम आगे नहीं चलेगी। एंड ये ऐसा नहीं है कि फ़ैसला किया तो इसलिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके अंदर ईरान की अपने सिस्टम की गलतियाँ, उनका मुकम्मल तौर पे खोखलापन, उनके इंटेलिजेंस फेलियर, बल्कि जो आज हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस नॉन एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी, वाज़े पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो अभी आज जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है शायद उसके अख्तिताम में हम बहुत बड़ी तब्दीलियां देखें ईरान के अंदर ही। बिल्कुल, यहाँ में एक और चीज़ बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया, क्योंकि अगर वाहिद इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि एक दीवार अगर सामने है तो वो जो रेमिनेंट है, मतलब जो पूरी इमारत को तो झुलसा दिया गया है, लेकिन जो राख मौजूद है इस वक्त वो ईरान की सूरत में मौजूद है। और एक मरतबा उससे भी निमट लिया गया तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और अरब और इसराइल कॉपरेशन और ये तो इसके सामने जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर एक बात और ज़रूरी है कि अमेरिकन्स डील के मूड में थे कि ईरान के साथ, बजाय इसके कि कोई न्यूक्लियर कि हम कोई स्ट्राइक्स करें, कोई जारहत की जाए, हम उनके साथ एक डील करते हैं। और ये डील्स हो रही थी, फिर बीच में रुक गई थी। अभी दोबारा तकरीबन 2 या 3 हफ्ते बाद डील्स वर स्केड्यूल्ड टू रिज्यूम संडे के दिन। सब कुछ तय था, सब मामला तय थे, लेकिन संडे को डील्स होने वाली थी, अचानक फ्राइडे को एयर स्ट्राइक्स कर दी जाती हैं। और ईरान की तरफ से अब बयान आ गया है कि वी वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन दोज न्यूक्लियर टॉक्स एनी मोर। तो इससे हम एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको याद होगा इसराइल ने US लिबर्टी को निशाना बनाया था और कहा था कि ये अरबियों ने किया है, उनको घुसाने के लिए उसके अंदर मामले में, कि वो भी उनको एड करें इसराइल को और हेल्प करें अरब रिजीम्स को डिफीट करने में। तो इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अज़ाइम थे कि इसको, डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम थे अगर हम कहें, कि इसको पीसफुली किसी तरीके से देखा जाए, इसकी डील की सूरत में इसके मामलात को हल किया जाए, लेकिन उन्होंने बीच में आके ये स्ट्राइक्स की और डीरेल कर दिया सारा मामला, डीरेल कर दिया, ताकि एक ही दफ़ा। और अब उनका यही कहना है ना कि हम वी विल डील विद दिस वंस एंड फॉर ऑल, और हम रुकेंगे नहीं जब तक इस मामले को सीधा नहीं कर देते बिल्कुल। तो इसका यही मतलब है कि दे हैव डिसाइडेड कि अब इस मामले को ख़त्म करना है। मैं चाहूँगा अब ज़रा हम पॉइंट आउट करें कि अब ईरान के अंदर, आपने बात की ना कि रिजीम चेंज किस तरीके से हो सकती है, हम ज़रा अंदरूनी मामलात पे बात करते हैं। अच्छा, ईरान की अगर अंदरूनी सूरत हाल की उसामा भाई बात की जाए ना, तो उनका एनर्जी क्राइसिस एक शिद्दत से पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इंटरनेट क्राइसिस है वहाँ पे, यही इट्स ऑल लिंक टू द एनर्जी क्राइसिस। अभी कुछ अरसे पहले उनके प्रेसिडेंट ने आके ईरान की आवाम से तकरीर करते हुए कहा था कि वी आर सॉरी फॉर दिस, एंड अपॉलॉजी की थी लिटरली, और उन्होंने कहा था कि एनर्जी का जिस तरीके से बहरान है हमारे मुल्क में, वी आर लुकिंग फॉर इट। उनकी डिवैल्यूएशन इस हद तक गिर चुकी है कि $1 जो है वो 7 लाख ईरानियन, जो भी उनकी करेंसी है, उसके इक्विवेलेंट गिना जाता है। तो सैंक्शंस आर डिस्ट्रॉइंग देयर इकोनॉमी। उनकी ऑयल ट्रेड, जबकि वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करते हैं, उस पर हर तरीके से कदगन लगाने की कोशिश की जाती है। तो अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, आपने कुछ अरसे से ऑब्जर्व किया होगा, ईरान के अंदर अपोजिशन बार बार उभर रही है। वो ख़वातीन के हुकूक़ के मामले में हो, वो महसा अमीनी जैसे वाक़यात हों जो लोगों को मुनज़्ज़म कर दें, ईरान की रिजीम आयतुल्लाह के ख़िलाफ़। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रिबेलियन का उनसर और अपोजिशन का उनसर, चिंगारी मौजूद है। उसको ज़रा हवा देने की ज़रूरत है, और बल्कि शायद हवा दी भी जा रही है। जो कि हवा, बताएं नेतन्याहू की तकरीर और उससे आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है? अब ये अंदर के मामलात तो देखा जाएगा कि किस तरीके से आगे चल के होते हैं, लेकिन इशारे सारे मौजूद हैं कि ईरानियन रिजीम के दिन शायद गिने जा चुके हैं। अच्छा, इसमें इख्तिताम करने से पहले 2 बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं यहाँ जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। एक ये कि जब हम इस तरह की हमने जो गुफ्तगू की उससे एक तासुर शायद ये जाए कि इसराइल के पास चूँकि ताकत है और अमेरिकन सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है,
तो वो उसके बलबूते पे जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। अभी तक हमने देखा उसकी कोई मुहासबा नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली कोई जुल्म का निज़ाम या कोई जुल्म का प्रोजेक्ट, चाहे आप जितने ताकतवर हों, आप कभी मकामी लोगों को, मकामी नज़रियात को, रेजिस्टेंस के नज़रियात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। हम ईरान रिजीम की तब्दील होने की बात कर रहे हैं, आप ईरानी रिजीम को तब्दील कर लें, लेकिन अगर आपको ये खाम ख्याली है कि शायद ईरानी रिजीम तब्दील हो जाएगी तो फ़लस्तीन का मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा या फ़लस्तीनी जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये आप इसराइल के मंसूबे को हम परसू कर सकेंगे, ये खाम ख्याली है। जो हमास के लोग हैं, हमास क्या है, हमास की हमें हमास लफ्ज़ से थोड़ी कोई मोहब्बत है। फ़लस्तीनी लोग जो अपना असलहा उठा के अपनी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो हमास की शक्ल में हो, आने वाले दिनों में हो सकता है किसी और शक्ल में हो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और ना ही उसको ये आप जो है ना पूरी दुनिया के डिज़ाइन तब्दील करके और बड़े मंसूबे बना के और अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कभी भी आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि ईरान का जो हम आज ये अंजाम और नतीजा देख रहे हैं, इसमें हमारे लिए भी ये सबक है कि जो इस्लामी ममालिक डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज़ अपनाते हैं, जिसको अवामी लेजिटिमेसी हासिल नहीं होती और जो अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखते हैं, और उनका सिर्फ वजूद इस बुनियाद पे होता है कि चंद जज्बाती नारे हैं, वादे हैं, वईद हैं और आपने ताकत से आवाम की गर्दन मरोड़ी भी है, तो जब मुश्किल वक्त आता है, जब बैरूनी जारहियत का वक्त आता है, तो उस वक्त पर आपको अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, अगर आपके पीछे आपकी आवाम खड़ी हुई हो तो इट डज़न्ट मैटर कि लीडरशिप मर जाए, जो कुछ भी हो जाए, सिस्टम्स कायम रहते हैं। लेकिन जब आवाम ही आपके ख़िलाफ़ हो, उसके अंदर ये सेंटिमेंट मौजूद हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उनको फिर ख़त्म करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ऐसा ईरान में तो ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम मुकम्मल तौर पे, बल्कि जो मेजॉरिटी चंक है उनकी आवाम का वो आयतुल्लाह उसके साथ है, क्योंकि यार ज़ाहिर है उस इनक़िलाब ने खून मांगा था। उस इनक़िलाब में एक फ़िक्र थी, एक सोच थी जो लोगों के अंदर बेदार की गई थी। एक अवामी इनक़िलाब था वो, जिसके ज़रिए ख़ुमैनी ने इक़्तिदार संभाला था। तो देखें, हम ये अक्सर देखते हैं कि जिस तरीके से हमने क़ज़ाफ़ी के मामले में देखा कि जब किसी को, उसमें अरब रिजीम्स इन्वॉल्व थी, इसराइल और अमेरिका इन्वॉल्व थे, और हमने देखा कि किस तरीके से आज तो सब सबूत मौजूद है ना कि किस तरीके से विकी लीक्स हो हर सूरत में, कि किस तरीके से वहाँ पे जो अपोजिशन थी, एक बहुत छोटी सी अपोजिशन थी, उसको मुस्तकिल इंजीनियर किया गया, मीडिया कवरेज दी गई, मीडिया के तौर पे इंजीनियर किया गया, थिंक टैंक्स बैठे किस तरीके से इसको मज़ीद उभारा जा सकता है, और एक इंजीनियर्ड अपोजिशन क्रिएट की गई, जिसके बाद क़ज़ाफ़ी को उन्होंने कत्ल कर दिया। और लिबिया का उसके बाद से जो तबाही का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक जारी है, आज तक ख़त्म नहीं है। सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे हर तरह की सारी अरब रिजीम्स इन्वॉल्व हैं एक्सप्लॉइटिंग में। सबसे सरे फहरिस्त जो है उसमें UAE और हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब मौजूद हैं लिबिया की एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। तो ये तो एक तरीक़ाकार है सर जी, ये एक तरीक़ाकार है जिस तरीके से रिजीम चेंज की तरफ बढ़ा जाता है। अब वो डायरेक्ट नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करें। उन्होंने इराक़ में किया, देखा उन्होंने कि किस तरीके से मामला हुआ। अगली मर्तबा उन्होंने क्या किया कि जी एक प्रॉपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उन्होंने रिजीम को तब्दील कर दिया, लीडर को अपने कत्ल करा दिया। तो अब देखते हैं कि ईरान का क्या होता है। असल में देखें, आपने अभी बात की ना रिजीम चेंज की, तो इसमें कई लोग ट्विटर पे इसके बारे में स्पेकुलेट कर रहे थे कि जो ऑपरेशन का नाम रखा गया इसराइली ऑपरेशन का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग उसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब यहाँ पे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ईरान का जो फ्लैग था शाह के ज़माने में, शाह वाज बेसिकली एन अमेरिकन इंपीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट, जो ईरान को, जिसका इख्तियार उन्होंने दिया हुआ था उसको कि यार ये लो ईरान को तुम संभालो। उसके फ्लैग के ऊपर ये एक लाइन की तस्वीर हुआ करती थी। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नेतन्याहू की तकरीर हो, ये सारे इशारे हों कि रिजीम चेंज इज़ ऑन द लाइन। और यार देखो, बात सुनो, उन्होंने कासिम सुलेमानी को ठिकाने लगाया, उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ठिकाने लगाया, उन्होंने आपकी टॉप डीप स्टेट और मिलिट्री ब्रास को ठिकाने लगाया, उन्होंने अली खामेनाई के मोस्ट ट्रस्टेड जो उसका एडवाइज़र था उन्होंने उसको ठिकाने लगा दिया। अब बचाएं अगला, आप अब मुझे बताएं कि अगला हदफ कौन है। सारे इशारे इसी तरफ जाते हैं कि आयतुल्लाह ख़ुद जो हैं वो महफूज नहीं है। और ये बातें हम बहुत हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्ते की सूरत हाल के हवाले से, ईरान की पोजीशन के हवाले से बहुत बड़ी बात है कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो इस हद तक कम्प्रोमाइज़्ड है, उसकी लीडर इस हद तक कम्प्रोमाइज़्ड है। और अगर ये वाकई ऐसा है जो कि हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जो तब्दीलियाँ आएंगी
वो पूरे खत्ते की शक्ल तब्दील कर देंगे। अभी तो ये ऑनगोइंग सिचुएशन है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें तब्दील होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, तो उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।